हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस चैप्टर के की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आप सबका फेवरेट चैप्टर। तो अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना कि इस चैप्टर में भी आपको क्लैरिफाई करना है थोड़ा सा कि कौन से टॉपिक थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक कम, और किस में आपको ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक कहाँ पर क्या नहीं करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी आप अपने हाथ में रखना, क्योंकि एनसीईआरटी के पेज नंबर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा तो थोड़ा और आप क्लियर कर पाओगे। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं तो मैं हर चैप्टर में मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, लेकिन ये पहला ऐसा चैप्टर है जिसका मुझे इंट्रोडक्शन बड़ा पसंद है। इस चैप्टर की बात करूं तो इसके इंट्रोडक्शन में वो आपको कीवर्ड्स के बारे में एक्सप्लेन करके रख दे रहा है। वो हर एक कीवर्ड्स को बता देता है कि जैसे गेस्टेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस क्या होता है। तो आपको इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो एक्सप्लेन किया है वही मैंने आपको यहाँ पर मेंशन भी किया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसने टेस्टिस को एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद जो एक्सप्लेन किया है वो जो एक्स्ट्रा जो असेसरीज डक्ट होते हैं उनको। तो असेसरीज डक्ट के सीक्वेंस से क्वेश्चन आने लगे आजकल कि कौन सा डक्ट किसके बाद होता है। वहां पर आप ध्यान देना, वहां पर आपको आप हो सके तो लर्न कर लेना, फ्लो चार्ट बना के पढ़ लेना, क्योंकि क्या सीक्वेंस है उधर से क्वेश्चन पूछने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक की बात करूं तो मेल असेसरीज ग्लैंड, ये भी ध्यान देना क्योंकि यहां पर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कौन सा पेयर में है, कौन सा सिंगल है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये सिली मिस्टेक करवाएगा। और ये कहां पर आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको पेज। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना कि यहां पर अगर मैं पेज नंबर 27 की बात करूं तो 27 पेज नंबर पे जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है जिस हिसाब से टेस्टिस को, उनमें भी लाइन बाय लाइन आप पढ़ के जाइएगा। और जो मेल असेसरी ग्लैंड की मैं बात कर रहा था वो था पेज नंबर 28 पे। तो वहां पर आपको 3 ग्लैंड के बारे में बताए गए हैं और उनका जो सिक्रेशन है, कैसे किस कौन सा ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, वो आप पढ़ लेना। तो बहुत छोटा सा पॉइंट है। नेक्स्ट उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अच्छा ओविडक्ट के बारे में, ओविडक्ट का साइज वगैरह आप ध्यान दे देना कि 10 से 12 सेंटीमीटर का साइज होता है। नेक्स्ट उसके बाद उनके जो क्लासिफिकेशन है कि इनफंडिबुलम कहाँ होता है, ठीक है, एम्प्यूला कहाँ होता है, वगैरह वगैरह, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताया भी है कि यूट्रस में जो डिफरेंट टिश्यू लेयर जो प्रेजेंट होते हैं वो आपको मिलेगा पेज नंबर 30 पे। यूट्रस की बात करूं जो पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट उसके बाद थोड़ा सा जो लेस इंपॉर्टेंट है वो है आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वो पूछा नहीं जाता है उतना, लेकिन मेमरी ग्लैंड जो कि पेज नंबर 31 पे है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाएगा। और मेमरी ग्लैंड में भी आप ध्यान देना, डक्ट्स, डक्ट्स का जो डिफरेंशिएशन है ना, वही मैंने आपको लिखा है। फिर से यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ डक्ट्स की बात कर रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बोलूं तो पहला कौन सा डक्ट होता है, सेकंड नंबर पे कौन सा डक्ट होता है, थर्ड नंबर पे कौन सा डक्ट होता है। तो आप ऐसा एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट आप बार बार याद कर सकते हो, फाइनल डक्ट क्या है, तो आपके लिए वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा और साथ में आपको याद भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद तो हार्मोन, हाँ, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, मतलब वैसे तो गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस है, लेकिन गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस भी है। तो उसमें जो हार्मोन इन्वॉल्व है, एलएच का क्या काम है, एफएसएच का क्या काम है, ये आप पढ़ के जाइएगा। और मैं आपसे बोलूं कि वो जो डेवलपमेंट का जो पूरा चार्ज है, कि पूरा जो चार्ट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फाइनल स्पर्मेटोजोआ तक, वो आप जरूर पढ़ना, जो कि आपका पेज नंबर 33 पे 2 फिगर दिए हुए हैं। और बिल्कुल रिमार्कली बिल्कुल डिफरेंट है गेमेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों, ठीक है। अच्छा, गेमेटोजेनेसिस फिर भी कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो अच्छा, यहां पर एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको। कुछ जो टॉपिक हैं लाइक स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस, ये स्पर्मियोजेनेसिस यहां पर लिखा नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस, ये सब जो कीवर्ड्स हैं ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना, इनको आपको पढ़ के भी जाना है और इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करूं तो प्रोसेस ऑफ oogenesis, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हर स्टूडेंट गलती करता है, ये फॉलिकल्स वगैरह में, ठीक है। अच्छा, वहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो होती हैं जैसे सेकेंडरी फॉलिकल की, टर्शियरी फॉलिकल की, तो वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको पढ़ के जानी जानी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूं तो oogenesis, आपको मैं प्रेफर करूंगा कि oogenesis इस चैप्टर में आप ये समझ लीजिए कि इसको मुझे हर बार पढ़ना है। हर बार आप ये चैप्टर उठाइए और oogenesis पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। oogenesis इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़े से इंपॉर्टेंट किस वजह से है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हार्मोन इन्वॉल्व है और उनका जो पीक्स आता है, हर अलग अलग टाइम पे पीक आता है। दूसरी बात, उनमें जो तीन डिफरेंट जो फेजेस हैं वो, और कौन सा हार्मोन कब इन्वॉल्व रहता है, कौन सा हार्मोन किस टाइम पे इंक्रीज करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, मीनोपॉज, मिनाज, इन दोनों से क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो ये भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के हिसाब से आपको समझ में भी आ जाएगा।
नेक्स्ट उसके बाद जो टॉपिक हमारे पास है वो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन है। तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में अच्छा एक टॉपिक और जो है वो है हार्मोन जो रिलीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ स्पेसिफिक हार्मोन ही प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स को भी आपको लर्न रखना है, ठीक है, ताकि आप वहां पर मल्टीपल चॉइस में आप ऑप्शन में क्लियर कर सको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका जो लास्ट है स्टेज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर। तो ये चीज ध्यान देना है ना, ये मैंने क्या लिखा है, क्या मेंशन किया है कि जब ट्रोपोब्लास्ट कौन से स्टेज पे बनता है। अच्छा कोई कोई स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा गैस्ट्रोला वगैरह भी पढ़ते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी में जितना दिया है वही बस पढ़ना है हमें, ब्लास्टोमेयर के हिसाब से किस स्टेज को क्या कहते हैं ये ध्यान देना। अच्छा दूसरी बात आप ध्यान देना, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाए आपको समरी बिल्कुल पढ़ के जानी है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करनी है, और उनके जो फिगर्स हैं उनमें जो लेबल फिगर्स हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।